my lovely viewers, welcoming you all in Biophilic with पाठक मैम। आप सभी को गणतंत्र दिवस एवं वसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। वसंत पंचमी माँ देवी सरस्वती का दिन है और माँ देवी सरस्वती का हम सभी पर कृपा बना रहे तथा हमारा जीवन उनकी कृपा से सफल हो। ठीक है, इसी के साथ 26 जनवरी का दिन है आज और आज है गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आज ही के दिन सन 1950 में यानी कि 26 जनवरी सन 1950 को हमारे देश में संविधान लागू किया गया। 15 अगस्त सन 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो इस देश को चलाने के लिए एक व्यवस्था चाहिए थी और उसी के लिए हमारे देश में संविधान को बनाने का कार्य शुरू हुआ। ठीक है, और उसके बाद जब वह बनकर तैयार हो गया तो आज ही के दिन हमारे देश में यह लागू किया गया। तो हमें अपने संविधान का जो है सम्मान करना चाहिए और सम्मान सिर्फ इसलिए नहीं करना है क्योंकि वो हमारे देश का है, बल्कि वह वाकई में सम्मान करने लायक है। जिस तरह का संविधान हमारे भारत देश का है सचमुच उसकी पूजा करने योग्य है, क्योंकि ऐसा संविधान आप पूरे विश्व में भ्रमण कर लीजिए, पता कर लीजिए, जितना सहज आप भारत में महसूस करेंगे, जितना छूट आपको यहाँ मिलती है, आप खुली हवा में सांस ले रहे हैं, आप पे कोई दबाव नहीं, ऐसा कुछ ये आप किसी अन्य देश में जा कर के महसूस कर लीजिए तो आप फिर कहिएगा। ठीक है, तो हम लोग वाकई बहुत भाग्यशाली हैं कि भारत देश में हमारा जन्म हुआ। इतना विविधताओं का देश, इतना अच्छा यहाँ का सब कुछ, मौसम हो चाहे भाषाओं की विविधता हो, है ना, विविधता में एकता। ठीक है, आज 26 जनवरी का दिन था तो इसलिए थोड़ा मैंने सोचा कि कुछ बातें कर ली जाए अपने देश के विषय में भी, क्योंकि आज राष्ट्रीय पर्व है ना। चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पे लौटते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे एड्स के बारे में और आज उस एड्स लेक्चर में आप देख रहे होंगे कि मैंने डायग्राम बनाया हुआ है एड्स के वायरस HIV का। ठीक है, एड्स जिसके द्वारा फैलता है। HIV का फुल फॉर्म आप सभी को पता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, तो देखिए ये आपका मैंने पूरा जो बनाया है, ये देखिए वायरस बेसिकली क्या होता है, वो बना होता है प्रोटीन से, प्रोटीनियस स्ट्रक्चर होती है। अब उसको डिटेल में यदि जाना जाए तो ये आपका बेसिकली नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर नहीं बनाया के दिया है तो आपके बोर्ड के एग्जाम में तो ये नहीं आएगा, लेकिन नीट में पूछ देगा कि इस मतलब प्रोटीन्स का नाम दे देगा कि कौन सी प्रोटीन ऐसी है जो HIV वायरस में नहीं पाई जाती है, या फिर ऐसा दे देगा कि कौन सा HIV में पाया जाता है, तो इसलिए ये जानना जरूरी है। देखिए ये लिखा है मैंने GP120, ये एक आपकी स्टॉक जैसी ये स्ट्रक्चर है और उसके ऊपर एक हेड है बना हुआ है। तो हेड वाला रीजन किससे बना है? GP120 से। ये GP क्या है? ये GP बेसिकली है ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन। अब उसका स्टार्ट किससे बना है? तो GP41, ग्लाइकोप्रोटीन 41। उसके अंदर हम आते हैं तो देख रहे हैं कि लिपिड बाइलेयर, ये बेसिकली किस, लिपिड बाइलेयर का मतलब लिपिड की 2 लेयर्स, ये किसकी बनी है? लाइपोप्रोटीन यानी लिपिड प्लस प्रोटीन। ये जो HIV वायरस का खुद का नहीं होता, ये हमारे सेल मेम्ब्रेन, जो सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, उसमें से ही लिपिड की स्ट्रक्चर को वो खुद को अपने ऊपर उस मतलब खुद लपेट लेता है, कवर कर लेता है। और ऐसा वह क्यों करता है? ताकि हमारे शरीर में पाए जाने वाले इम्यून सेल्स को जो है मतलब चकमा दे सके कि भाई हम भी इस बॉडी की सेल ही है, हम कोई एंटीजन नहीं है, बाहर से नहीं आए हुए, है ना। जैसे अभी मान लीजिए कोई ऐसा ड्रेस कोड हो, जैसे कि हॉस्पिटल्स में ड्रेस कोड होते हैं, सभी जो स्टाफ वगैरह हैं, कोई बाहरी आदमी वही ड्रेस कोड पहन के वही बैच वगैरह लगा के आ जाए तो कोई कैसे पहचान पाए? क्योंकि बहुत सारे स्टाफ होते हैं तो कोई पर्टिकुलरली उसकी पहचान नहीं है ना कि हाँ वो बाहर का व्यक्ति है जो पहन के घूम रहा है। वही हाल ये वायरस करता है, अपने शरीर के ऊपर हमारे सेल मेम्ब्रेन से पाए जाने वाले लिपिड की कवरिंग अपने बाहर बना लेता है और इसके कारण ये हमारे बॉडी में पाए जाने वाले इम्यून सेल्स से बच जाता है, वरना इसका खात्मा हो जाता है। ठीक है,
उसके साथ साथ इस सेल में एक और मतलब इस HIV वायरस में एक और खास बात है कि यह एक रेट्रोवायरस है, और रेट्रोवायरस इसे क्यों कहते हैं उसके बारे में अभी बताते हैं आपको। उसके पहले ये स्ट्रक्चर देख लेते हैं। उसके अंदर जब हम आते हैं तो हम एक और लेयर पा रहे हैं जो कि अभी सेल की ये बाहरी स्ट्रक्चर हो गई है तीनों, 1 2 3। उसके अंदर जब हम आते हैं तो हमको लेयर मिलती है P17 का बना हुआ, है ना। ये भी आपका बेसिकली प्रोटीन ही है, प्रोटीन 17। उसके अंदर जब हम आते हैं तो देख रहे हैं कि एक कैप्सिड है आपका, ये कैप्सिड जिसको बोलेंगे, ये बना है प्रोटीन 24, P24 बेसिकली P24 का बना हुआ। और ये कैप्सिड है, कैप्सिड का क्या काम होता है, यह वायरस के जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्शन देता है, ठीक है, कैप्सिड जो है। अब यहाँ पर अंदर जेनेटिक मटेरियल के मतलब क्या जेनेटिक मटेरियल है, तो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। देखिए सिंगल स्ट्रैंड आरएनए क्या है, तो आपका कुछ इस तरीके से सिंगल स्ट्रैंड, डीएनए आपका डबल स्ट्रैंड होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है। तो ये जो यस यस लिखा है, यस फॉर सिंगल और एस फॉर स्ट्रैंड, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। इन सिंगल स्ट्रैंड आरएनए पे कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं। कौन कौन से, देखिए यहाँ मैंने नाम लिखा है, एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम और दूसरा प्रोटीएज एंजाइम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड प्रोटीएज, ये एनसीईआरटी में नाम दिया हुआ है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का, ठीक है। तो देखिए अभी बात करते हैं रेट्रोवायरस का। वायरसेस की दो कैटेगरी होती है, एक होता है रियो वायरस और एक होता है रेट्रोवायरस। तो ये अभी हम जो HIV वायरस है वो रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरस इसे क्यों कहते हैं वो जानते हैं, क्योंकि अभी आपको जब आपने डीएनए वाला चैप्टर पढ़ा होगा, है ना, जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस दिया, तो वहां आपने एक पढ़ा होगा सेंट्रल डोग्मा, सेंट्रल डोग्मा पढ़ा होगा। अभी आपको बताएंगे तो याद आ जाएगा। देखिए डीएनए से बना आपका आरएनए, और आरएनए से फिर क्या होती है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है, प्रोटीन सिंथेसिस। ये बेसिकली आपका सेंट्रल डोग्मा है। अब इस प्रोसेस को हम लोग कह देते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ये प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन। और फिर आरएनए से फिर प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन का बनना जो प्रोसेस होती है उसको बोल देते हैं ट्रांसलेशन, है ना। कुछ अमीनो एसिड्स के द्वारा उनको कोड किया जाता है और उसके बाद फिर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया बेसिकली जो सभी जीवों में पाया जाता है, इसी के थ्रू डीएनए से आरएनए फॉर्म होता है। अब जो HIV वायरस है ये क्या करता है, ये अपने आरएनए से डीएनए को बनाता है, यानी पूरी प्रोसेस को ही उल्टा कर देना। तो उल्टा मतलब क्या होगा, रिवर्स, रिवर्स बोल सकते हैं ना। तो इसीलिए यह क्या करता है, आरएनए से डीएनए बनाता है। और वह किसकी हेल्प से बनाता है, इसके पास जो स्पेशल एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से वह क्या बनाता है, डीएनए बनाता है। और इसी को हम कह देते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ये हो गया, है ना, पूरी प्रोसेस ही। देखिए जब हम लोग सेलुलर लेवल पे इसका ट्रांसमिशन पढ़ेंगे कि कैसे ये बॉडी में आकर के पूरे सेल्स में ट्रांसमिट हो रहा है, कैसे फैल जा रहा है, पूरे शरीर को इन्फेक्टेड कैसे कर रहा है, तब वहाँ पे और डिटेल में ये चीज जानेंगे। तो यहाँ पर ये आरएनए इसका खुद का है, मतलब इस HIV वायरस का खुद का, क्योंकि उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए ही होता है ना। अब ये आरएनए इस एंजाइम की हेल्प से करता क्या है, डीएनए बनाता है। और फिर डीएनए से ही पूरी बॉडी में रिप्लिकेशन शुरू होता है। मतलब रिप्लिकेशन का मतलब हुआ कि अपनी ही तरह से बहुत सारी सेल्स बना लेता है। आप सभी को ये बात पता होनी चाहिए कि जो वायरस होता है असल में तो वह जो होता है नॉन लिविंग होता है, ठीक ना। लेकिन जैसे ही वो लिविंग के संपर्क में आता है, जैसे लिविंग के कांटेक्ट में आता है, वह बन जाता है लिविंग। इसीलिए
इस वायरस की इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक कहते हैं या फिर संयोजक कड़ी कहते हैं। ठीक है, ये यही उसके नेचर के वजह से। तो उसके पास तो होता है एक्चुअली में आरएनए, लेकिन जब वह यहाँ पे एनिमल सेल में प्रवेश करता है, मतलब मानव शरीर में या बंदर में, मतलब एड्स और में भी तो पाया जाता है, जैसे बंदरों से या इंसानों में आया, ऐसा माना जाता है। तो ये क्या करता है ना कि अपने आरएनए से बहुत सारा मतलब वो बना लेगा, ये डीएनए बना लेगा, और फिर वह डीएनए से पूरे सेल में, जैसे डीएनए से क्या होता है, जब सेल डिवीजन होता है तो नई सेल्स बनती हैं, तो मतलब अब पूरी बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं सारी इन्फेक्टेड बनेंगी, यानी सब एचआईवी इन्फेक्टेड, सारी की सारी। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्या क्या मतलब क्या क्या मेथड्स के थ्रू फैलता है, जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी, कि एचआईवी कैसे कैसे फैल सकता है, उसके क्या क्या कारण है। तो एनसीईआरटी में इसके क्या क्या रीजन दिए हुए हैं वही मैंने लिखा है, देखिए। इन्फेक्शन जनरली अकर्स बाय, पहला जो रीजन है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन, मल्टीपल सेक्स पार्टनर जिनके हों, या फिर प्रोस्टिट्यूट के थ्रू, या होमोसेक्सुअलिटी, यानी कि जिस व्यक्ति को ऑलरेडी एचआईवी एड्स हो चुका है उसके उसके साथ अगर सेक्सुअल कांटेक्ट में है तो उन्हें भी एड्स हो जाएगा, जो दूसरा हेल्दी पर्सन है उसको। ठीक है, और मल्टीपल सेक्स पार्टनर का जिसका एक से अधिक पार्टनर हो, जिनके साथ वह रिलेशनशिप रख रहे हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप, उन्हें भी जो है चांसेस हैं कि क्या होने के, एड्स होने के। उसके साथ प्रोस्टिट्यूट, देखिए मल्टीपल सेक्स पार्टनर का मीन्स क्या है ना, कि कई तो ऐसे होते हैं जिनको आप पर्सनली जानते भी नहीं है, उनके साथ ऐसा, तो ये चीजों से बचना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग प्रिवेंशन के भी बारे में जानेंगे सबसे आखिरी में, तो वहाँ ये चीज डिस्कस होगी। दूसरा, प्रोस्टिट्यूट जो कि जिनका पेशा ही यही काम करना है, उनसे भी बचना चाहिए, क्योंकि वो इस वर्क लाइन में ही है, तो उनका भी बेसिकली ये उनको खुद पता नहीं होता है। जब तक इसके एड्स ऐसी बीमारी है कि इसके सिम्पटम आने में 5 से 10 साल, इवन 10 साल से भी ज़्यादा अगर समय लगता हो तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं है, बहुत टाइम लगता है इसका सिम्टम आने में। तो ऐसे में जिस व्यक्ति का ये पेशा है उसको खुद को पता नहीं रहता है, और फिर वो हेल्दी व्यक्ति के साथ रिलेशन बनाता है, तो फिर हेल्दी व्यक्ति भी इन्फेक्टेड हो जाता है। उसके साथ होमोसेक्सुअलिटी मतलब सेम सेक्स के बीच में रिलेशनशिप बनाना, लास्ट वीडियो में इसके बारे में मैंने बताया था। उसके बाद दूसरा है आपका बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। देखिए ट्रांसफ्यूजन का मतलब हुआ कि जो ब्लड दिया जाता है किसी पर्सन को, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया या फिर ब्लड की कमी हो गई, कोई ऑपरेशन हुआ, ऐसे में जो पेशेंट होता है उसको क्या हम लोग देते हैं, ब्लड देते हैं उसकी ब्लड की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए। तो जिस व्यक्ति का ब्लड बेसिकली लिया जाता है, हमेशा उसका टेस्ट किया जाता है कि वह व्यक्ति, उसे कोई बीमारी तो ऐसी नहीं है, तो इसीलिए ट्रांसफ्यूजन है, यानी कि ब्लड को देने के दौरान अगर जो ब्लड डोनर है जिसका ब्लड चढ़ाया जा रहा है, अगर उसको एचआईवी है तो हेल्दी व्यक्ति को पूरे चांसेस है एड्स होने के। एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, देखिए यहाँ ब्लड प्रोडक्ट्स का मतलब हो गया WBC, RBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, है ना, यानी कि अगर इनको सेपरेट करके भी दिया जाए तो जो है स्वस्थ व्यक्ति को एड्स हो सकते हैं। आपने लास्ट वीडियो में ये जाना था कि शरीर के हर एक फ्लूइड से चांसेस है एचआईवी होने के। ठीक है, तो देखते हैं, बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स एज इन द केस ऑफ इंट्रावेनस ड्रग एब्यूजर्स। देखिए ये एक इंट्रावेनस ड्रग एब्यूजर्स एक टर्म समझ लीजिए। इंट्रावेनस का क्या मीन्स होता है? इंट्रावेनस का मीन्स होता है इनसाइड द वेन्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं ड्रग एडिक्ट्स कि जो है ड्रग को इंजेक्शन के थ्रू अपनी वेन्स में लगाते हैं,
और उसके बाद मतलब ड्रग्स का सेवन वो कुछ इस तरीके से करते हैं कि मतलब इतने बड़े जो है एडिक्ट होते हैं कि डायरेक्ट वेन में उनको ड्रग लेना पड़ता है। तो अगर वो जो है इसमें लापरवाही बरतें और किसी इन्फेक्टेड पर्सन की यूज़ की हुई सिरिंज अगर स्वस्थ व्यक्ति लगा लेता है, क्योंकि इनका एक बेसिकली पूरा ग्रुप होता है, 3-4 लोग मिलके एक जगह जैसे बाकी के नशा कर रहे होते हैं वैसे ऐसा भी चलता है, तो उसमें ये थोड़ी पूछने जाएंगे कि तुम स्वस्थ हो कि नहीं। तो ऐसे टाइम पे भी आपको HIV होने के चांसेस है। ये ऐसा मैं डिटेल में यहाँ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अलग से एक हेडिंग ने एक लाइन दिया हुआ है कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनको हाई रिस्क है HIV होने के, तो उनमें इन लोगों का भी नाम है। पहला तो ये है कि ऐसा बेबी जो कि एक इन्फेक्टेड मदर से बर्थ ले रहा है, मतलब कि एक इन्फेक्टेड मदर के चाइल्ड को पूरा पूरा चांस है कि जो है HIV हो सकता है। अगर मदर को पहले से पता है कि मतलब वो HIV इन्फेक्टेड है, तो मार्केट में ऐसे बहुत सारी दवाएं आ गई हैं जिसके थ्रू बच्चे को बचाया जा सकता है, लेकिन मदर को पहले से पता होना चाहिए। ठीक है, एक ये, और दूसरा ये वाला इंट्रावेनस ड्रग एब्यूजर्स में, और तीसरा जो मेन रीजन है उनको हाई रिस्क है कि जो मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स रखते हैं। ठीक है, तो उसके बाद पुअरली स्टेराइज्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि बेसिकली क्या किया जाता है कि जब ऑपरेशन का कोई इंस्ट्रूमेंट हो, ऑपरेशन करने वाला, या आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो वहाँ भी वो बहुत इंस्ट्रूमेंट्स रखते हैं। आप कहीं ब्लड अगर अपना निकलवा रहे हैं तो सिरिंज का जो यूज़ किया जाता है, या फिर अगर आप नाई के पास जाते हैं तो वो रेजर वगैरह जो यूज़ करता है उसमें नई ब्लेड लगी होनी चाहिए। इवन टैटू आर्टिस्ट जो होते हैं, जो टैटू बनाते हैं, हर जगह अगर इंस्ट्रूमेंट को स्टेरलाइज न किया जाए प्रॉपरली और स्टेरलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज हो रहे हैं तो HIV ही नहीं और भी कुछ इन्फेक्शन हो सकते हैं। बहुत ऐसे इन्फेक्शन है जो कि टच के थ्रू फैलते हैं, तो इसीलिए स्टेरलाइज्ड प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए। और अगर आप टैटू वगैरह बनवाने के शौकीन हैं तो आप किसी अच्छी बढ़िया जगह से बनवाइए, ये गली कूचे में जो दुकानें हैं उधर जाके मत बनवाने लगिए, है ना, क्योंकि बीमारी के आप बिल्कुल शिकार हो सकते हैं, है ना। नाई के पास जाइए तो नई ब्लेड से आपका जो है शेव हो, यह सारी चीज़ें। तो अब तो लोगों में बहुत जागरूकता आ गई है, वरना एड्स का इतना ज़्यादा फैलने का यही कारण था कि पहले लोगों में अवेयरनेस नहीं थी कि ऐसी भी कोई बीमारी होती है। ठीक है, कोरोना जो बीमारी आई हमारे देश में, कोरोना के जाने के बाद कम से कम एक यह फायदा हुआ कि लोगों से हम खुलकर यह बात कह सकते हैं कि भाई आप अपना एक अलग जो है सामान यूज़ करिए, क्योंकि हमारे भारत में मिडिल क्लास फैमिली है ज़्यादातर, सभी लोग एक दूसरे का सामान यूज़ करते हैं, तो इसमें टच होना और इन्फेक्शन होना बहुत ही कॉमन है। जैसे कि आपकी फैमिली में आप देखते होंगे एक व्यक्ति को अगर सर्दी हो गया तो एक ऐसा हफ्ते 10 दिन 15 दिन बाद ऐसा होता है कि पारा पारी सबको, मतलब एक के बाद दूसरे हर व्यक्ति को सर्दी हो जाता है। क्यों होता है? इन्फेक्शन के थ्रू, वायरल इन्फेक्शन होता है, वायरस के थ्रू एक से दूसरे व्यक्ति में टच करें ना करें, वो एयर में भी आपके थोड़ी पर्टिकुलर दूरी पे उसके वायरसेस होते हैं। तो ये सब बताने का मेरा मतलब बेसिकली अवेयरनेस है कि आपको पहले से अवेयर होना चाहिए। जब आप ब्लड आपके दिया जा रहा है तो वहाँ तो खैर डॉक्टर लोग जो होते हैं वो पहले से जांच करके डोनर का ब्लड लेते हैं, लेकिन और जगह जैसे मैंने आपको टैटू आर्टिस्ट के बारे में बताया, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा और थ्रू कोलोस्ट्रम आफ्टर बर्थ। देखिए ये प्लेसेंटा क्या कि जिसके थ्रू जो चाइल्ड जो मदर के वूम में पल रहा है उसके अंदर आपका प्लेसेंटा HIV जो होता है, लोग प्लेसेंटा को भी भेद करके मतलब उसके अंदर भी एंटर कर जाता है। तो बाई प्लेसेंटा या तो हो जाएगा, ये क्या है कि एक इसको बोलते हैं एम्बिलिकल कॉर्ड, जो कि बाद में बर्थ के बाद काट दिया जाता है। इसी प्लेसेंटा के ही थ्रू आपका बेबी को जितने भी न्यूट्रिशंस हैं वो मदर की बॉडी से उसको मिलते हैं, है ना। आप लोग यह जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़े होंगे, उसमें प्रेगनेंसी के बारे में भी दिया है और डेवलपमेंट के भी बारे में दिया है। तो वहाँ प्लेसेंटा और ये कोलोस्ट्रम क्या होता है वो भी बताया आपको। कोलोस्ट्रम क्या होता है? माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो उसका पहला मिल्क
जो कि गाढ़ा पीला दूध, बहुत सारे अपने एडवर्टाइजमेंट रेडियो टीवी हर जगह सुना होगा कि माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध बहुत ज़रूरी है बच्चे को देना। तो अगर कोई HIV इन्फेक्टेड मदर है, अगर वो अपने बच्चों को फीड कर रही है तो उसको चांसेस हैं आपके HIV होने के, है ना। तो और इसके साथ साथ जो ये आपका कोलेस्ट्रॉल होता है, इसमें बहुत सारे मतलब आपके होते हैं क्या बोला जाता है उसको, एंटीबॉडीज। यस, एंटीबॉडीज। एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं, है ना, क्योंकि ये आपका इसी चैप्टर में है कि किस ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इसी चैप्टर में तो है इसके बारे में आपका एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। एंटी बॉडी बहुत सारे होते हैं, इसलिए कोलेस्ट्रॉल जो मिल्क होता है वह देना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बाद यही बताया है कि कौन से ऐसे पीपल्स हैं जिनमें हाई रिस्क है ये होने का, ये मैंने आपको बता ही दिया। 3 लोगों के बारे में दिया है, जो मल्टीपल सेक्स पार्टनर और मदर, इन्फेक्टेड मदर से बेबी को, और तीसरा ऐसा जो कि जिनको ब्लड बार बार जो है देना पड़ता है, इंट्रावेनसली ब्लड वाला। और एक और रीज़न है कि जैसे कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि मतलब हाई रिस्क पेशेंट ऐसे होते हैं कि उनको भाई बार बार अपना ब्लड चेंज कराना पड़ता है, या कभी कभी ऐसे कुछ प्रॉब्लम होता है शरीर में ब्लड ही नहीं बनता है, तो ऐसे लोगों को जो है ब्लड बार बार लेना पड़ता है, मतलब शरीर अपने बॉडी में। और इसके साथ साथ जो ट्रांसप्लांट वगैरह किए जाते हैं उनमें भी जो है डॉक्टर विशेष ख्याल रखते हैं इन चीज़ों का। खैर, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और इस चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको यहाँ पर क्लास 11th और 12th से संबंधित वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।